चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब पढ़ रहे हैं ये चैप्टर हमारा सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, यानी बेसिकली रोटेशनल मोशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बस ये हेडिंग दे दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। उसमें पहले वो एक्चुअली पढ़ा रहा है लीवर क्या होता है, तो हम भी डिफाइन कर देते हैं। A lever is a light rod pivoted at a point along its length. ये रॉड है बस एक, और इसकी लेंथ के अलाउंग इस पॉइंट पे हम इसे कहीं पिवट कर देते हैं। पिवट के अबाउट ये हिल सकता है, थोड़ा घूम सकता है, चल तो नहीं सकता पर घूम सकता है। लीवर इज अ लाइट रॉड। लाइट से हमेशा हमारा मतलब होता है जिसका मास नहीं दिया न्यूमेरिकल में, चाहे वो उस बारे में लाइट बोले या ना बोले। अब बोल दे लीवर है इतना पर लाइट नहीं बोला है, नेग्लिजिबल मास भी नहीं बोला है, पर फिर मास भी तो नहीं दिया है। मैथमेटिकल जानकारी नहीं है तो आपको उसके मास को जीरो ही मानना पड़ेगा। पिवटेड एट अ पॉइंट, PIVOTED, पिवटेड एट अ पॉइंट along its length. The point is called the fulcrum. ये जो पिवट का पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं fulcrum. A seesaw on the children's playground is a typical example of a lever. ठीक है। Two forces F1 and F2 parallel to each other and usually perpendicular to the lever as shown here act on the lever at distances d1 and d2 respectively from the fulcrum. ये fulcrum है, यहाँ से distance d1 पे F1 काम करेगा और यहाँ से distance d2 पे force F2 काम कर रहा है। मान लीजिए two forces F1 and F2 parallel to each other and usually perpendicular to the lever. उसको तो हम परपेंडिकुलर नहीं भी होगा तो हमको तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चाहिए। ज्यादातर जो न्यूमेरिकल एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, जैसा कि नीट 2021 में आया भी था, उसमें ये एंगल हमेशा 90 डिग्री ही दे, ताकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए कंपोनेंट्स न लेने पड़े। The two forces F1 and F2 perpendicular to the lever as shown here act on the lever at distances d1 and d2 respectively from the fulcrum. The lever is a system in mechanical equilibrium. अगर ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। कहता है लेट R be the reaction of the support at the fulcrum. ये यहाँ पर ना लीवर इस पर यहाँ जो भी सपोर्ट है इस पे एक्शन लगाएगा तो ये सपोर्ट इसको रिएक्शन देगा। भाई अगर इसमें दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, जैसे कायदे से तो दो फोर्सेस के कारण नीचे गिर जाना चाहिए था, पर यहाँ ये सपोर्टेड है। सीसॉ को हम लोग यहाँ पे वेल्ड करके रखते हैं, इस पॉइंट पे सपोर्ट करके रखते हैं, एक रॉड से, लोहे की रॉड से सपोर्ट करते हैं उसको ताकि पूरा नीचे ना गिर जाए। तो सपोर्ट पे ये F1 F2 के कारण एक एक्शन लगता है और फिर ये रिजिड है तो ये रिएक्शन मारता है। वरना तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, इसमें नीचे फोर्सेस काम कर रहे हैं और डायग्राम में अगर ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो फिर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम आएगा कैसे? ऊपर भी एक फोर्स जरूर काम करता है और उसका नाम है R। लिख दीजिए, डायग्राम के साइड में लिख दीजिए, R is the reaction of the support. R is the reaction of the support at the fulcrum. बस अब अगर ये सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो हमें इसके ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को अलग सोचना पड़ेगा, उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और उसके रोटेशनल इक्विलिब्रियम को अलग देखना पड़ेगा, उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ऐसे ही लिख दीजिए लीवर इज अ सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। लीवर इज अ सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। वैसे लाइन में नहीं लिखवाता तो भी चलता। लीवर इज अ सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। हम सीधे ये बात करते, आप नंबर 1 डाल के लिख दीजिए कंडीशन ऑफ रोटेशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम।
नंबर 1 डाल के लिख दीजिए। हम इसके पहले ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो शायद मुझे ये कहना चाहिए कि समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट ऑफ all the forces in vertical direction, vertical की वजह से y कह दिया, in vertical direction is equal to 0, resultant of all the forces in vertical direction is equal to 0. Therefore for sum of forces, sum of upward forces is equal to sum of downward forces. अगर मैं वेक्टर फॉर्म में ना लिखूं, मतलब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं बोलूंगा वेक्टर r प्लस वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2 इज इक्वल टू 0, वेक्टर r प्लस वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2 इज इक्वल टू 0, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो कायदे से ये इक्वेशन बन जाती है, पर हम लोग ये सिंपल इक्वेशन लिखने के लिए आदी हैं कि ऊपर का फोर्स है r और नीचे का फोर्स है f1 प्लस f2। अब हमको इनके वेक्टर होने के एहसास को और इनकी डायरेक्शन के को ध्यान नहीं देना है, हम उनके बारे में यहाँ बातें कुछ कर चुके हैं। तो ज्यादा तरीका काम का तो यही है, समेशन ऑफ f इज 0, ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में वैलिड है, तो सारे फोर्सेस को अगर वेक्टर नोटेशन के साथ लिख दिया जाए तो ये इक्वेशन वैलिड है। और ये किसी ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा काम की इक्वेशन जो मोर रेडिली यूजेबल इन द न्यूमेरिकल है वो ये है कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी अपवर्ड फोर्स है और वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी डाउनवर्ड फोर्स है और अपवर्ड फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ रही है, ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। और फिर नंबर टू हम लिख रहे हैं कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो लिख दीजिए, इसका मतलब ये है बेसिकली उसका मैथमेटिकल तरीका तो ये है कि समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। सो ये भी कहना है कि सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ मोमेंट्स of all the forces, vector sum of moments of all the forces is 0। तो जब आप मोमेंट ले रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा किस पॉइंट के अबाउट द फल्क्रम। यूजुअली हम लोग मोमेंट इसी के अबाउट लेते हैं, हालांकि किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट्स लिए जा सकते हैं, ऐसा कुछ हमने अंदाजन लास्ट क्लास में पढ़ा तो था। मोमेंट्स आप अगर एक सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है तो मोमेंट्स आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, बट हम मोस्टली मोमेंट्स अबाउट द फल्क्रम ही लेंगे क्योंकि हमें वहां से डिस्टेंस से ज्यादा इजीली पता है। या फिर वो एक बात मैंने बताई थी कि जिस पॉइंट से ज्यादा फोर्सेस गुजर रहे हों उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो फिलहाल हम फल्क्रम के अबाउट ही मोमेंट ले रहे हैं और हम ये बोलेंगे कि भाई इसका जो असर है, इसका जो मोमेंट है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये पूरे सिस्टम को ऐसे घुमा देना चाहेगा, ये घड़ी ऐसे ही घूमती है क्लॉकवाइज है। तो बस F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। अभी भी हम इसके वेक्टर होने के एहसास को हटा चुके हैं। एक इक्वेशन हमारी आई थी R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 और दूसरी इक्वेशन ये आई है, मतलब इसका जो मोमेंट है तीन फोर्सेस है, कायदे से मैंने एक फोर्स मिस कर दिया, इसका मोमेंट इसके अबाउट प्लस इसका मोमेंट इसके अबाउट और इसका मोमेंट इसके अबाउट, इन सब का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। अब r का मोमेंट फल्क्रम के अबाउट तो 0 ही है ना, r का मोमेंट फल्क्रम के अबाउट 0 है क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फल्क्रम से ही गुजरती है, फल्क्रम इस सपोर्ट के बीच में और इसकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, इसलिए r का मोमेंट 0 है। मोमेंट ऑफ force r about the fulcrum is 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, हमें अगर फोर्स r का मोमेंट निकालना है
फलक्रम के अबाउट, तो पहले तो मैं आर की लाइन ऑफ एक्शन को ऊपर नीचे बढ़ाऊंगा, फिर फलक्रम वाला जो पॉइंट है, सपोर्ट वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट्स निकालने हैं, वहां से इस लाइन पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, वहां से इस लाइन पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। तो फिलहाल तो आर का टर्म आएगा नहीं, दो टर्म है मेरे, एक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की ये इक्वेशन आई थी, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की ये इक्वेशन आई है। आप सिर्फ एक इक्वेशंस पर ध्यान दें, वरना मैटर बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा मैटर दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। आइए, केस तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, और इसका हल्का सा एडवांस वर्जन भी नीट 2021 में आया भी है। ये केस थोड़ा सा टफ लगता है, पर आप सिर्फ इसमें ये बोले कि भाई मैं तो फोर्सेस इक्वेट करूंगा, तो अपवर्ड फोर्सेस का सम इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस का सम। फिर आप बोले मैं मोमेंट्स इक्वेट करूंगा, तो F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। F1 चाह रहा है कि ऐसे घुमा दे पूरे सिस्टम को ऐसे घुमा दे, F2 चाह रहा है कि पूरे सिस्टम को ऐसे घुमा दे, फलक्रम के अबाउट। तो जरूर इनके टर्निंग सेंस जो है वो ऑपोजिट तो है, कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है मुझे इससे मतलब नहीं, मेरा ये कहना है कि टर्निंग सेंस ऑपोजिट तो है। ये चाह रहा है कि पूरे सिस्टम को ऐसा खड़ा कर दे, और ये पूरा चाह रहा है कि इस चीज को ऐसे नीचे ले चले, ये इधर घुमा रहा है ये इधर घुमा रहा है, ऑपोजिट सेंस में तो घुमा रहा है। कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है मुझे वो बताने की आवश्यकता नहीं, ये ऑपोजिट सेंस में है, और फिर भी रोटेशन हो नहीं रहा है। तो ये जो टर्निंग पैदा करना चाह रहा है, ये जो रोटेशन पैदा करना चाह रहा है, और ये जो रोटेशन पैदा करना चाह रहा है, शायद दोनों एक दूसरे को कैंसिल करना है, नहीं तो रोटेशन होता। रोटेशन तो हो नहीं रहा, इसका मतलब मोमेंट ऑफ फोर्सेस यानी टॉर्क जीरो है, रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है। जी सर, नेगेटिव साइन नहीं लगा तो चलेगा ना? हाँ, मैंने टॉर्क से इक्वेट किए थे। चलेगा, आप इक्वेट करते हैं बस उनको, वही ज्यादा बेटर है। वो अभी और बताएगा इस बारे में, कन्वेंशन बताएगा, वेट करेंगे। यूजुअली हम प्रेफर तो यही करते हैं कि आप नेगेटिव साइन के चक्कर में ना पड़े, आप LHS इक्वल टू RHS को सीखने की कोशिश करें, तो ऑलरेडी आप एक स्टेप अपना बचा चुके होंगे। नेगेटिव साइन ना लगाएं तो बेहतर है, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। अगर आप इक्वेट कर रहे हैं तो आप, इन्होंने इक्वेशन लिखी है r माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0, हम सीधे इक्वेशन लिखवा रहे हैं, इसके बाद जो आप इक्वेशन लिखते हैं इसको सॉल्व करके r इज इक्वल टू F1 प्लस F2 हम वो सीधे इक्वेशन को लिखना सिखा रहे हैं। तो ज्यादा बेटर है कि आप किसको पॉजिटिव कहना है किसको नेगेटिव कहना है, इसके चक्कर में आप ना पड़े तो ज्यादा बेहतर। आप तो ये बोलें कि बस ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ये कायदे से सीखना आवश्यक नहीं है। अननेसेसरली हम और डिले कर रहे हैं और इलोंगेट कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो कहता है फॉर कंसिडरिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम वी टेक द मोमेंट्स अबाउट द फुलक्रम, द सम ऑफ मोमेंट्स मस्ट बी 0। तो D1 F1 माइनस D2 F2 इज इक्वल टू 0 इसने कहा है, मैं उसके फेवर में नहीं हूं, मैं कह रहा हूं D1 F1 इज इक्वल टू D2 F2। बोलो वो तो सेम ही बात है, वो ये पढ़ाना एनसीईआरटी पढ़ाना ही। नॉर्मली द एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा लिख दीजिए हेडिंग दे दीजिए साइन कन्वेंशन। एक साइन कन्वेंशन जरूरी तो नहीं है, पर ये आप कर सकते हैं, लिख दीजिए और बस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स are taken to be positive. Anti-clockwise moments are taken to be positive, and clockwise moments are taken to be negative. Anti-clockwise को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, ये सिर्फ इट इज ओनली अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंपल्शन। आप इसके अगेंस्ट भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक सवाल में जो एक बार कन्वेंशन बना लिए वो एक सवाल के लिए चेंज ना करें। आप किसी को भी क्लॉकवाइज के पॉजिटिव कहें और किसी को भी नेगेटिव कहें, पर जो कहें वो कंसिस्टेंटली वही करते रहे। अगर एक बार आपने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कह दिया तो एक पर्टिकुलर सवाल में कन्वेंशन दोबारा चेंज ना करें। इसीलिए भी ये याद रखना पॉसिबल नहीं है कि किसको पॉजिटिव लेते हैं किसको नेगेटिव लेते हैं। एंटी वाले को पॉजिटिव ले रहा है, ये तो बड़ी एंटी कन्वेंशन हुई, हमें तो पसंद ही नहीं आ रही है कन्वेंशन, हम इस कन्वेंशन को तोड़ देते हैं। इसको आप ना ही इसके लिए बॉदर करें, कभी भी ना बॉदर करें कि किस और को किस मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं और किसको नेगेटिव लेते हैं, तो आप ज्यादा फायदे करेंगे। आप बस उन्हें इक्वेट करें। नॉर्मली द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव, और ब्रैकेट में क्लॉकवाइज लिखा है और उसका करस्पॉन्डिंग नेगेटिव लिख दिया। नोट R acts at the fulcrum itself and has zero moment about the fulcrum। ये बात जरूर अच्छी है, इंटरेस्टिंग है कि R का मोमेंट फल्क्रम के अबाउट 0 है, क्योंकि R की लाइन ऑफ एक्शन का फल्क्रम से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है।
बहुत ही टफ डिस्कशन माना जाता है, ये बहुत ही टफ डिस्कशन माना जाता है। 2-3 बार तो आपको ये वीडियो मेरा देखना ही चाहिए, इसको सुने, इसको पॉज करें, इसको उसके नोट्स बनाएं। 2-3-4 बार भी अगर आप देखते हैं और या नोट्स बनाते हैं और नोट्स को बार बार पढ़ते हैं, शॉर्ट नोट्स और फाइनली समरी को बार बार पढ़िए, तो यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। यहाँ जो फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स लगती है वो ज्यादा डीप मैथमेटिक्स होती नहीं। एक काम है इक्वेशन बनाना और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना। उसको सॉल्व करने में थोड़ा ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स लगती है। सबसे कठिन काम होता है सवाल पढ़ के उसकी इक्वेशन बनाना, और एक बार इक्वेशन बना ली तो सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इसीलिए आपको 12th की फिजिक्स बहुत ज्यादा आसान लगती है, क्योंकि 12th तक आते आते ये सब इक्वेशन बनाना और उसको रीअरेंज करना और सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप सीख चुके होते हो, प्रैक्टिस हो चुकी होती है, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हो। कंटेंट वाइज तो 12th की फिजिक्स थोड़ी सी टफ है, पर लगती स्टूडेंट्स को आसान है अगर 11th में उन्होंने सीरियसली थोड़ा बहुत भी ट्राई किया है तो। और अगर आप इसे निगलेक्ट करते जाएंगे, अवॉइड करते जाएंगे, तो फिर ये सीख पाना बड़ा मुश्किल है। इसका फोबिया एक बार मन में बैठ जाए किसी चीज का, फिजिक्स ना ही अटेंड करें ना ही पढ़ें तो अच्छा है, कम से कम ये मन में विश्वास तो रहेगा कि जब पढ़ेंगे तो कर लें। फिजिक्स की क्लास ज्वाइन ही ना करें, और ज्वाइन कर रहे हैं और उसे डर डेवलप हो रहा है, तो एक साल तो वो डर खत्म करने में निकल जाएगा, उसके बाद के एक साल में आप और सेलेक्ट होंगे जाए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, साथ नहीं चल पा रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं डर डेवलप हो रहा है, तो इट इज बेटर टू लीव द क्लास, डोंट कंटिन्यू इट एनीमोर। फोबिया डेवलप नहीं होने दे रहे, ये भी आधी फिजिक्स सीखने के बराबर। नेगेटिव में तो नहीं जा रहे कम से कम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, या करें तो तरीके से करें, ढंग से करें, और नहीं तो बिल्कुल भी ना करें, ज्यादा फायदा रहेगा। एक साल आप अपना ड्रॉप का बचा लें। In the case of a lever force, F1 is usually some weight to be lifted. It's called a load. Actually, lever जो है, ये जो आप लेवर की मदद से करते क्या है, कई बार हम यहाँ एक पत्थर के ऊपर एक ऐसा प्लैंक रख देते हैं और यहाँ पर एक लोड को रख के उठा लेते हैं। ये लोड हमसे उठ नहीं रहा है, तो यहाँ पर इसको फंसाया और ऐसा उठा दिया हमने, तो लोड उठ जाता है। तो एक तरफ यहाँ जो ये रखा है, ये फलक्रम है, ये फलक्रम है जो कि नॉर्मली हम किसी स्टोन से बना लेते हैं, और जिसे हमें उठाना है उसको लोड कहते हैं, जिसे हमें उठाना है उसे लोड कहते हैं। और किसी भी फलक्रम को सपोर्ट बनाया और उसके बाद इसे टिल्ट कर दिया, इस चीज को उठाना है तो यहाँ इसको ऐसे घुसेड़ा और इसको ऐसा टिल्ट कर दिया, और यहाँ जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस फोर्स को हम कहते हैं एफर्ट। एक एफर्ट लगा के, प्रयास करके हम एक लोड को उठा लेते हैं। वह फोर्स जो हमने लगाया है उसे हम एफर्ट कह रहे हैं, और उसकी बदौलत जिस लोड को लिफ्ट किया है उसको लोड किया है। ये थोड़े बहुत नाम जाने तो अच्छा रहेगा। तो डायग्राम में ही आपने दिखा दिया, और लिख भी सकते हैं आप कि the weight to be lifted is called load. The weight to be lifted is called load, and the effort applied by us is called effort. जब force applied by us, जो force हम लगाते हैं, force is called effort. कल को हो सकता है वो आपसे कहे effort के dimensions बताइए, तो आपको पता होना चाहिए effort is also a kind of force. effort के dimensions भी force के हैं और load के dimensions भी force के हैं. It is a kind of force. ये effort है, ये भी एक force है। ये जो distance है, ये distance v1 है और ये v2 है। मैंने तो tilted दिखा दिया, इसे हम tilted ना दिखाते तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये लाइन लिख दीजिए, जो d1 है इसको हम बोलते हैं लोड और फलक्रम के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लोड आर्म, और फलक्रम और एफर्ट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं एफर्ट आर्म। ये डायग्राम में दिखा दीजिए, चाहे तो अलग से भी लिख दें। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि जरूर पता होना चाहिए आपको। ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको नीट क्लियर करने के बाद भी, जेई में घुसने के बाद भी जिंदगी भर ये यूज करनी पड़ती है। आप चाहे इंजीनियर है, चाहे आपको डॉक्टर है, आपको ये लोड और लोड आर्म और एफर्ट आर्म को यूज करते रहना पड़ेगा, किसी भी प्रोफेशन में आप चाहेंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से ये प्रीवियस पीवाईक्यू के हिसाब से मैं इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता,
कभी था ये बहुत डिटेल में चैप्टर सिलेबस में था, अलग ही चैप्टर था, उसे काफी कट कर दिया गया है। अलग से इस पर मैंने इन नामों से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे हैं, इसलिए दूंगा तो मैं इस पे एक ही स्टार दूंगा बस। कौन लोड है, कौन लोड आर्म है, कौन एफर्ट है, कौन एफर्ट आर्म है, ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मुझे आप इसे F1 कह दीजिए, इसे F2 कह दीजिए, इसे D1 कह दीजिए, इसे D2 कह दीजिए, वो सवाल मेरे को सॉल्व करना आता है। इसके लिए दिमाग पे ज्यादा जोर न डालें कि कौन लोड है, किसे लोड कहते हैं, किसे एफर्ट कहते हैं, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा बस। तो वो जो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन तो यही आई थी, लोड इनटू लोड आर्म मतलब D1 F1 is equal to D2 F2। हम तो ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के नाम पे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के नाम पे हम अपना फाइनल डिसीजन ये दे रहे हैं कि लोड इनटू लोड आर्म is equal to effort into effort arm। बस, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। चलिए इसकी इज्जत रखने के लिए 2 स्टार दे देता हूं। मैथमेटिकल इक्वेशन है, मुझे और भी ज्यादा इस पे स्ट्रेस देना चाहिए, पर once again going by the number of questions that have been asked in previous years, मैंने इस पे सिर्फ 2 ही स्टार दिए। लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। The above equation expresses the principle of moments for a lever. This is principle of moments। आप डायरेक्टली इसी पे मतलब अलग से इस पे भी हम स्टार दें। अगर अलग से कोई पूछे आपसे सब्जेक्टिव एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है, तो ये आपको इक्वेशन लिखनी है। अब वह F1 क्या है, D1 क्या है, तो दिखाना पड़ेगा ना डायग्राम में। डायग्राम बनाए बगैर भी आप ये लिख सकते हैं कि लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। जो लोड का मोमेंट है फलक्रम के अबाउट, वही एफर्ट का मोमेंट है फलक्रम के अबाउट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। द अबव इक्वेशन एक्सप्रेसेस द प्रिंसिपल मोमेंट्स फॉर अ लीवर। इंसिडेंटली आप हेडिंग दे दीजिए मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ये भी ऐसा मैटर है जो काफी छुपा हुआ है, घुस के कहीं पढ़ाया जा रहा है, और PYQ में इसका कहीं कोई जिक्र मिलेगा नहीं आपको। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज का शायद यही मतलब है कि आपने क्या एडवांटेज गेन किया है लीवर की वजह से। शायद हम लोग अगर फ्रूटफुली लीवर को यूज कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा एफर्ट लगा के ज्यादा बड़े लोड को उठा पा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि बाय एप्लीकेशन ऑफ a small effort we are able to lift a heavy load। बस ये एडवांटेज तो है, दिस इज एन एडवांटेज। फोर्स में हमें फायदा हुआ है, कम फोर्स लगा के ज्यादा बड़ा फोर्स हम लिफ्ट कर पा रहे हैं। एफर्ट भी एक फोर्स है और लोड भी एक फोर्स है, तो कम फोर्स लगा के हम ज्यादा बड़ा फोर्स उससे जनरेट कर पा रहे हैं, तो ये एडवांटेज है। और शायद मैकेनिकल एडवांटेज ये कहलाएगा क्योंकि आप मैकेनिकल सिस्टम से डील कर रहे हैं। लीवर एक मैकेनिकल सिस्टम है, सो मैकेनिकल एडवांटेज का इसका मतलब फॉर्मूला हुआ कि आपको फायदा कितना मिला, गेन। इट इज अ मेजर ऑफ गेन, जो आपको गेन हुआ है। सो शायद ये लोड अपॉन एफर्ट इसका फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये एक से बड़ा आएगा ना। आप अगर गेन की बात कर रहे हैं तो एक से बड़ा तो आना चाहिए, और छोटा सा लोड लगा के आप ज्यादा बड़ा छोटा सा एफर्ट लगा के आप ज्यादा बड़ा लोड उठा रहे हैं, तो जो बड़ा आएगा वो तो लोड अपॉन एफर्ट आएगा। सो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट। मुझे बहुत कायदे से इस पे 5 स्टार देने तो चाहिए। 3 स्टार दे दीजिए, 4 स्टार दे दीजिए, अगर ये पता रहे 3 स्टार भी काफी है। ये थोड़ी सी वो छुपी हुई चीज है जो ज्यादा पेपर में आई नहीं है। क्यों नहीं आई है मुझे पता नहीं है। एनसीईआरटी में अभी बहुत सारा ऐसा मैटर है जो कभी भी एग्जाम में एक बार भी नहीं आया। पेपर तो एनसीईआरटी से ही आएगा, ये बात पक्की है। और छुपी हुई चीजें हमें लगता था कि पेपर में नहीं आएंगी, पर 21 में जो पेपर है उसमें ऐसी छुपी हुई कुछ चीजें पूछी हैं। सर हाँ बोलिए। सर, लोड अपॉन एफर्ट के बाद जो आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? ग्रेटर देन 1। जो अगर ये एडवांटेज है तो ये एक से बड़ा ही होना चाहिए। अगर ये एडवांटेज है वो तुम अगर भूल जाओगे
ये मैंने इसलिए लिखवाया है कि तुम अगर भूल जाओ कि यार इसका फॉर्मूला क्या होता था, वो तो हमें याद नहीं रहेगा। बहुत धुंधला धुंधला, जब मैं इसको 3 स्टार ही दे रहा हूँ तो हो सकता है आप इसके बारे में सब कुछ भूल जाएं। तो सिर्फ इतना भी अगर याद रहेगा कि मैकेनिकल एडवांटेज है, नाम में ही क्लियर है कि एडवांटेज, तो ये एक से बड़ा तो होना चाहिए। तो सवाल में जो बड़ा फोर्स दिया है अपॉन सवाल में जो छोटा फोर्स दिया है, उससे आपका आंसर निकल आएगा। इसलिए ग्रेटर देन 1 वाली बात अच्छी है तो बढ़िया। अगर ये एडवांटेज है तो इसका आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल में जो बड़ा फोर्स दिया है अपॉन जो न्यूमेरिकल में छोटा फोर्स दिया है, जरूर उनके रेशियो को आप मैकेनिकल एडवांटेज कह सकते हैं। ये थोड़ा छुपा हुआ डिस्कशन है जो पेपर में ज्यादा नहीं आया है। मैकेनिकल एडवांटेज का अलग से और कोई सिंबल नहीं है। अब देखिए, लोड into load arm is equal to effort into effort arm। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला अगर लोड अपॉन एफर्ट है तो इस फॉर्मूले से लोड यहां रखा है मैंने, एफर्ट नीचे ले आता हूं तो हो जाएगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज का ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। ये भी बड़ा अपॉन छोटा है और ये भी बड़ा अपॉन छोटा रहेगा। ये ग्रेटर देन 1 लाना है, आज भी ये ग्रेटर देन 1 लाना है। तो अगर उसने 2 डिस्टेंसेस दिए हैं, ये 2 डिस्टेंस दिए हैं, एक 3 मीटर दिया है, एक 4 मीटर दिया है, और ये पता नहीं फोर्सेस कितने कितने दिए हैं या फोर्सेस नहीं दिए हैं, बस वो कहता है इसका मैकेनिकल एडवांटेज बताइए। तो क्योंकि वो 1 से बढ़ाना है तो 4/3। यहाँ अगर 3 kg का फोर्स है, यहाँ 4 kg का फोर्स है, तो यहाँ आपको 3 kg का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी 4 3 ये भी 12 आएगा और 4 3 ये भी 12 आएगा। तो जो ज्यादा दूरी पे आप कम फोर्स लगाइए। आप अगर समझदारी से फिजिक्स पढ़े हैं और उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो जब दरवाजा आप खोलते हैं तो आप एज पे फोर्स लगाते हैं। आप यहाँ फोर्स नहीं लगाते हैं, एकदम एज पे फोर्स लगाते हैं। यहाँ फोर्स लगाएंगे ना तो आपकी आर्म बढ़ जाएगी, ये मोमेंट आर्म बोलते हैं जनरली से। तो अगर ज्यादा डिस्टेंस से टॉर्क का फॉर्मूला था F × R। सेम टॉर्क पैदा करने के लिए आप अगर ज्यादा R पे लगाएंगे तो फोर्स कम लगाने से काम चल जाएगा। अभी पढ़ाता हूँ दोबारा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एफर्ट कम लगाएं तो आपको उसे ज्यादा डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा। यूजुअली ऐसा लिख सकते हैं कि यूजुअली एफर्ट इज अप्लाइड एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम। Effort should be applied at a greater distance from the fulcrum। Effort आपको कायदे से फल्क्रम से ज्यादा डिस्टेंस पे लगाना चाहिए। Effort should be applied at a greater distance from the fulcrum। ये है, मैं आता हूँ इसको दोबारा। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला बेसिकली हो गया लोड अपॉन एफर्ट, और हो गया एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। मुझे शायद ये लिखवाना चाहिए दोबारा। फाइनली मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला W पूरा ही लिखता हूँ, किसी सिंबल का यूज नहीं करता। किसी सिंबल का यूज मत करिए क्योंकि सिंबल ऑन क्या है हम भूल जाएंगे। लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इज इक्वल टू बिग अपॉन स्मॉल। ये असली मंत्र हो गया। अब मैकेनिकल एडवांटेज के इस फॉर्मूले पे आप 5 स्टार भी दे दें तो कोई बुराई नहीं है। ये कभी भी पेपर में आया नहीं है इसका क्वेश्चन। पहले ये अलग से सिलेबस में था, तो बहुत पुराने पेपरों में फिर भी शायद इसका कोई क्वेश्चन मिल सकता है, पर हाँ मैं इसके इंपॉर्टेंस को नकार नहीं सकता। सिर्फ PYQ के आधार पे मैं इसे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो इतना भी काफी है इनके बारे में कि ठीक है आपको पता है कि आपने कॉपी में लिखा है, कभी आपको इसका सवाल दिख जाए तब आप इसको सीख लीजिएगा। 5 स्टार तो मैंने दे दिए समरी में, तो आप इससे ये फाइनल रिजल्ट को ऐड कर लीजिएगा। इसके आगे पीछे कुछ मत बनाइए। वो या तो 2 फोर्सेस देगा और मैकेनिकल एडवांटेज को निकालना होगा तो बिग फोर्स अपॉन स्मॉल फोर्स, या तो वो 2 लेंथ्स देगा, एक 2 मीटरों में बातें करेगा, एक 2 मीटर होगा, एक 5 मीटर होगा, और अगर आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो बिग लेंथ अपॉन स्मॉल लेंथ। तो मुझे कुछ नहीं आता, बस एक ही बात पता है कि आंसर 1 से बड़ा लाना है। तो बस जो भी सवाल में दिया है सेम यूनिट की 2 चीजें, या तो 2 चीजें न्यूटन में दी है
या दो चीजें केजी में दी हैं, या दो चीजें मीटरों में दी हैं। कभी कभी मास देगा वो केजी में, कभी कभी पूरा वैल्यू देगा फोर्स की न्यूटन में। तो बस आप तो बड़ा फोर्स बड़ा अपॉन छोटा कर दीजिएगा, सेम यूनिट्स में बड़ा अपॉन छोटा, सेम यूनिट्स में जो दो जानकारियां दी गई हैं उसका बड़ा अपॉन छोटा कर दीजिए, आपका बढ़िया आंसर आ जाएगा। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। ये F1 by F2 = D2 by D1, इस फॉर्म में तो बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं। हम भूल जाएंगे D2 क्या होता है। लोड into load arm is equal to effort into effort arm, and mechanical advantage is load upon effort, so it is effort arm upon load arm। बस इसको समरी में ऐड कर दीजिए और सिर्फ समरी पढ़िए, सिर्फ समरी पढ़िए, आग लगा देंगे आप। सिर्फ समरी पढ़िए आज भी, और PYQ करिए या NCERT की टेक्स्ट पर बेस्ड जिस गाइड ने क्वेश्चंस दिए हों उसको फॉलो करें, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। ऐसी जो भी गाइड नजर आती हो आपको, ऑब्जेक्टिव गाइड होनी चाहिए। टिपिकली MTG लुक्स लाइक द बेस्ट ऑप्शन, मे बी ओसवाल, मे बी दिशा, ये 2-3 पब्लिकेशंस हैं, एट फिंगर टिप्स कहलाते हैं, NCERT एट फिंगर टिप्स, इनके क्वेश्चंस करें। sufficiently good enough level है। If the effort arm D2 is larger than the load arm, the mechanical advantage is greater than 1। effort arm अगर बड़ा है तो mechanical advantage 1 से बड़ा है, ठीक है, पता है। mechanical advantage greater than 1 means a small effort can be used for large load। होना तो यही चाहिए कि थोड़े से एफर्ट से हमारा बड़ा सा एग्जाम निकल जाए, तो हमें एडवांटेज मिला है कुछ। सही कोचिंग ज्वाइन की है आपने, कम एफर्ट से अगर बड़ा सा लोड निकल जाए तो हाँ ठीक है, एडवांटेज तो होना ही चाहिए। There are several examples of lever around you besides the seesaw. The beam of balance is a lever, tarazu, physical balance। Try to find more such examples and identify the fulcrum, the effort and the effort arm। ये सब काम हम नहीं करेंगे, जो डायरेक्टली NCERT में दिया है बस वही पढ़ेंगे, बाकी दिमाग को स्विच ऑफ करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जितना आप दिमाग को स्विच ऑफ करके रखेंगे उतना आपका फोकस प्रॉपर रहेगा, उतना फोकस प्रॉपर रहेगा। आप बंद करें और दिमाग को भी स्विच ऑफ करें और बस जो पढ़ा है केवल डायरेक्टली उन्हीं के बारे में सोचते रहें, तो फिर दाएं बाएं की चीजें आपको दिखेंगी नहीं, तो फोकस प्रॉपर बना रहेगा। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, और उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए बीम बैलेंस। फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस, और बीम बैलेंस में हम तराजू की बात कर रहे हैं, जिसपे हम अपने अखबार की रद्दी बेचते हैं। ये फलक्रम है, उसमें एक तरफ हम W रखते हैं, एक तरफ हम रखते हैं स्टैंडर्ड, जैसे हमने कहा 1 किलो आलू बेच दो, 1 किलो आलू ले लो, एक स्टैंडर्ड वेट डाल देते हैं हम। अगर हमें 1 किलो आलू चाहिए तो हम 1 किलो का वजन यहाँ डाल देते हैं पैन पे। यहाँ एक पैन है और उस पैन पे 1 किलो का वजन डाल देते हैं, ठीक है ना, ऐसा। यहाँ 1 kg का या जो भी है उसका मास रख देते हैं, और फिर ये बीम उधर टिल्ट हो जाती है इसके टॉर्क के कारण। तो इधर जो पैन है उसमें हम इधर से सामान चढ़ाते हैं, इधर हम सामान चढ़ाते हैं, और बस ये बीम एग्जैक्टली मिडिल में होती है। अगर ये डिस्टेंस दी है तो ये डिस्टेंस भी दी है, ये सेम मिडिल में ही होनी चाहिए। तो पहली बात तो फिर आपको सबसे पहले ये लिखना चाहिए था कि फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस, इस चीज को बीम कहते हैं। ये बीम हॉरिजॉन्टल, ये जो रॉड है ना, जो हॉरिजॉन्टल रॉड है जिसको हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए उसको बीम कहते हैं। सो बीम बैलेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अ बीम बैलेंस इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये स्टैंडर्ड वेट है, मैं इसे W कह लेता हूं, चलो मैं इसे W कह लेता हूं, और ये अननोन ऑब्जेक्ट है, ये अननोन ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट बीइंग वेट है। ये ऑब्जेक्ट वो है जिसका हम वजन तोड़ रहे हैं। मैंने कहा 1 किलो आलू दे दो, तो इधर आलू है, इसको मैं क्यों बोल देता हूँ क्वांटिटी ऑफ आलू, या इसको M ही बोल देता हूँ, चलो M इसका मास, M तो नॉर्मली मास ही होता है, ठीक है, और ये वेट है। तो W into D
इज इक्वल टू mg इंटू डी। अगर ये ट्रू बैलेंस है, सही बैलेंस है, तो कायदे से अगर ईमानदारी से सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है तो ये दोनों लीवर अपर आर्म और लोअर आर्म कायदे से बराबर होने चाहिए, क्योंकि मुझे ये दोनों भी बराबर चाहिए ना। तो W इज इक्वल टू mg, ऐसा कुछ बातें हो सकती हैं। ये इक्वेशंस बहुत डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दी है, इसलिए सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की हो सकती है। आपको फिलहाल इतना ही याद करना काफी है कि बीम बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म, एंड फुलक्रम इज सिचुएटेड इन द मिडिल, तो एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड आर्म, तो फिर तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। यूनिट्स में नाटक कर सकते हैं, वो इधर देखें न्यूटन में और इधर बात करेंगे केजी में, निकालो। ये दोनों वेट बराबर है, अगर दोनों न्यूटन में है तो न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन, और अगर दोनों केजी में है तो केजी इज इक्वल टू केजी। अगर यहाँ 1 किलो का वजन चढ़ा है, मास 1 किलो का चढ़ा है, तो आपको आलू भी 1 किलो मिल गया है। ठीक है, जो बीम बैलेंस है इसमें मैं एक बात ये भी कह सकता हूं, चलो m1g इंटू डी इज इक्वल टू m2g इंटू डी, तो g और g का असर कैंसिल हो जाता है। भाई एक तरफ m1 का मास चढ़ाया है और एक तरफ m2 का मास चढ़ाया है, और अगर मोमेंट्स इक्वल हैं तो m1g इंटू डी इज इक्वल टू m2g इंटू डी, तो g का असर दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है। बस एक बात ये लिख दीजिए, हालांकि एनसीईआरटी में दी नहीं है इसलिए हम इसे इंपॉर्टेंट नहीं मानते, कि रीडिंग ऑफ अ बीम बैलेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ g। बीम बैलेंस की जो रीडिंग है या जो उसकी वर्किंग है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ g, because weights on both the pans are equally affected by change in g। अगर आप ऐसी प्लेस पे जाते हैं जहाँ जी आधा हो गया है, तो जी यहाँ पे भी g/2 आएगा, यहाँ पे भी g/2 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीम बैलेंस जो है, फिजिकल बैलेंस जो है, अगर ग्रेविटी चेंज भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों पैन्स पे जो वेट रखा है दैट विल बी इक्वली अफेक्टेड। पर ये डायरेक्टली एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, इसलिए मैं तो इन लाइनों को इंपॉर्टेंट नहीं मानता। ये मेरा अपना परसेप्शन है, मैं जरा सा भी एनसीईआरटी के दाएं बाएं जाना नहीं चाहता। जो लाइनें एग्जैक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, जो इम्प्लाइड हैं और जो एनसीईआरटी में नहीं है, मैं उन्हें बहुत ही सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का मानता हूं। You may easily show that the principle of moments holds even when the parallel forces are not perpendicular but act at some angle to the lever। तो ये हम प्रूव नहीं कर रहे हैं और ना लिख तो लेते हैं, पर ऐसी बातें ये ज्यादा काम की है नहीं। आप एक लाइन लिख दीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स होल्ड्स even when the forces are parallel to each other, even when the forces are parallel to each other, but act at some angle to the lever। जैसा कि एग्जांपल 7.7 में दिखाया है, but act at some angle to the lever। एक तो ये है, मतलब ऐसा अगर f है और ऐसा भी ये अगर पैरेलल है एकदम f और ये है, तो बस यहाँ पे भी वो वैलिड हो जाएगा, यहाँ पे भी वैलिड हो जाएगा, क्योंकि अब मैं क्या करूँगा ना, ये लूंगा ये डिस्टेंस, और इसमें भी ये डिस्टेंस ना, ये एंगल थीटा बराबर ही आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एफ की लाइन ऑफ एक्शन आगे पीछे बढ़ाइए और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल भी थीटा होगा। अब क्या होगा, एफ इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये d1 है, ये d1 sin थीटा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा d1 cos थीटा। ये सब आप ध्यान ज्यादा ना दें तो ज्यादा अच्छा है, परेशान होंगे। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरूर हमारा रिवाइज हो रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये फोर्सेस आपस में तो पैरेलल है। और फिर मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
मैं इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे बढ़ाता हूँ और इस पॉइंट से जिसके अबाउट मुझे मोमेंट चाहिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। अगर ये डिस्टेंस d1 है तो ये d1 sin थीटा है और ये d1 cos थीटा। 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज है और थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है और ये साइड बेस है। इसी तरह ये हो जाएगा f फोर्स, इसकी लाइन ऑफ एक्शन आगे पीछे बढ़ाई और थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, इधर कोने में बेस है और ये हो जाएगा d2 cos थीटा। ये cos थीटा टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे। फोर्सेस अगर आपस में पैरेलल हैं पर ये लीवर के परपेंडिकुलर नहीं भी हैं तो भी चलेगा, पर दिस इज अ नॉनसेंस केस, ये आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ये जबरदस्ती हमारे इस चैप्टर को और टफ बनाएगा, ये हमारे डिस्कशन को, हमारे चैप्टर को और टफ बनाएगा। और इनिशियल रीडिंग्स में तो कम से कम जो इजी बातें हों, इनिशियल डिस्कशंस में जो इजी बातें हों केवल वही आपको करनी चाहिए, और जब इजी बातें बढ़िया हो जाए तब जरूर आप थोड़ा बियॉन्ड जा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये यहाँ तक का डिस्कशन यहाँ समाप्त होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के ऊपर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 7.8, थोड़ा सा एडवांस्ड है पर बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन नीट 21 में ऑलमोस्ट आया है, इससे हल्का सा सिंपल है। कहता मेटल बार, यूजुअली ये क्वेश्चंस में जेई लाइक मानता था, कुछ क्वेश्चंस जेई लाइक नीट में आए तो हैं पर वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही है, इसलिए चिंता की बात नहीं। एग्जाम्पल 7.8 देख रहे हैं, क्या मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg मास, नहीं मेटल बार इज 4 kg इन मास, इन तो मुझे लगा गलत छप गया है, मेटल बार है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 4 kg इन मास। अब क्या है, अब तक तो हम लोग बोलते थे लीवर यानी लाइट रॉड, पर अब वो रॉड का या प्लैंक का मास दे दिया गया। मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग and 4 kg in mass suspended on two knife edges. Knife edges is a support. Knife edge मतलब जहाँ सपोर्ट किया जाता है, तलवार की नोक पे अपन झूल ही रहे वैसे ही नाइफ एज पे चीजों को सपोर्ट किया जाता है, जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम से कम रहे, जहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट कम से कम रहे। टू नाइफ एजेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, टोटल 70 सेंटीमीटर का ये प्लैंक है, टोटल 70 सेंटीमीटर का प्लैंक है और ये 4.00 kg इन मास ये प्लैंक है टोटल 70 सेंटीमीटर का, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ इसको, ये प्लैंक है और टोटल इसकी लेंथ 70 सेंटीमीटर है। चलो तो अभी मैं नहीं लिखता, यहाँ से एक नाइफ एज है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और इधर इस एंड से भी एक नाइफ एज है, नाइफ एज मतलब सपोर्ट। मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये 4 kg का है इन मास। ये एक जानकारी चलिए मैं आपको दे देता हूँ कि जो रॉड का मिड पॉइंट होता है ना, रॉड का जो मास है हम मानते हैं कि रॉड के मिड पॉइंट से एक्ट करता है, उसे सीजी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एनसीईआरटी ने टॉपिक इसीलिए इस क्वेश्चन के पहले पढ़ा दिया है, पर मैं उसे आपको डायरेक्ट मान रहा हूँ कि आप समझते हैं कि यूनिफॉर्म रॉड है और इसका जो मास है ना वो इसकी सीजी से काम करता है। यहाँ से इस पूरी रॉड का मास काम कर रहा है, वो कहीं नीचे या ऊपर कहीं मार्जिन में आप लिख दीजिए कि मास ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉडी, मास ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉडी, हालांकि उस 4 kg का कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, पर यूनिफॉर्म बॉडी अगर हो तो उसका मास कैन बी अज्यूम टू बी एक्टिंग फ्रॉम इट्स सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास जैसा ही ये पॉइंट है, हम सेंटर ऑफ मास में तो ये बोलते ही थे कि सारा का सारा मास कैन बी कंसिडर्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एज अ पॉइंट मास एट इट्स कॉम सेंटर ऑफ मास। जैसा कि पॉइंट था सेंटर ऑफ मास, वैसा ही एक पॉइंट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और डिस्ट्रीब्यूटेड मास जब होता है यूनिफॉर्म बॉडी में, सिमेट्रिकल बॉडी में, तो सारा का सारा मास सीजी पे एक्ट कर रहा है, ऐसा माना जा सकता है। सेंटर ऑफ मास में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में थोड़ा सा फर्क है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो रॉड जो 4 kg की है उसका मास पूरा का पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से काम कर रहा है। मेटल बार है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg मास is supported on two knife edges placed 10 centimeter from each rod, each end. ये तो 6.00 kg लोड, ये kg में दिया है, न्यूटन में नहीं दिया है, इस बात पे गौर फरमाएं।
6 kg load is supported at 30 centimeter from one end. The 6 kg load है is supported at 30 centimeter from one end. यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे किसी भी एंड से ले सकते हैं, उसने क्लियर कुछ बोला तो नहीं है। यहाँ 6 kg का एक लोड, 6 kg का एक लोड है जो कि वन एंड से 30 सेंटीमीटर पे और सस्पेंड कर दिया गया है। कहां से लिया है, जरूर अगर दिया हो तो देखना चाहिए किस एंड से। Find the reaction at the knife edges. Assume the bar to be of uniform cross section and homogeneous. अगर ये बार यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है और होमोजीनियस है तो ही सब तरह से यूनिफॉर्मिटी है, तभी केवल ये माना जा सकता है कि इसका पूरा का पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास से या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से काम कर रहा है। अगर ये यूनिफॉर्मिटी वाली वो लाइन नहीं भी बोलेगा तो भी मुझे झक मार के यही करना पड़ेगा, मेरे को ये अज्यूम करना पड़ेगा कि इसका मास शायद सेंटर ऑफ मास से ही काम कर रहा होगा। नहीं तो मैं 4 kg का क्या करूं, मैं बोलूं क्या कि उसमें से 5 आधा किलो यहाँ है, आधा किलो यहाँ है, आधा किलो यहाँ, आधा किलो यहाँ। कुछ बोला हो या ना बोला हो, एब्सेंस, किसी इंफॉर्मेशन के एब्सेंस में हमेशा हम सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस करते हैं और सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइंग अजम्पशन तो यही माना जाए कि हाँ ये यूनिफॉर्म ही होगी रॉड और इसका मास पूरा का पूरा इसके सीजी से काम कर रहा होगा। अभी अगर उसने मुझे सिर्फ रिएक्शन निकालने को कहा है तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, रिएक्शन निकालना है या नहीं मुझे ये तो मालूम है कि शायद ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, पता नहीं, सवाल फिर से पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि कहीं उसने इक्विलिब्रियम की बात की है क्या। मेटल बार 70 cm long and its mass supported. I think supported is a keyword. Supported को आप हाईलाइट कर सकते हैं। Supported से ये पता लग रहा है कि हाँ ये इस पे रखा हुआ है। Is supported on two knife edges. Find the reactions at the knife edges. अच्छा सॉरी, ये reaction at the knife edges, यहाँ पे reactions निकालने हैं। ये मैंने हमसे नहीं पढ़ा, ये बात थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ रिएक्शन को मैं R1 मान लेता हूँ और यहाँ रिएक्शन को R2 मान लेता हूँ। यहाँ मैंने गलत दिखा दिया रिएक्शन, यहाँ सपोर्ट है ही नहीं और जो सिर्फ सपोर्ट होता है वही रिएक्शन देता है। ये हमारी आदत है, यहाँ पहले फलक्रम बनाया करते थे, बस उसी के चलते मैंने यहाँ R दिखा दिया। तो ये वार्निंग लिख दीजिए, आपको R1 और R2 निकालने हैं। ये वार्निंग लिख दीजिए कि रिएक्शन एक्ट्स ओनली ऑन द सपोर्ट्स, रिएक्शन एक्ट्स ओनली ऑन द सपोर्ट्स। जो नाइफ एज है, जहां भी इसका कांटेक्ट है जमीन से, कांटेक्ट तो चाहिए ना, लिख दीजिए कि the reaction is not or should not always be marked on CG. रिएक्शन अभी तो मैंने गलती की, CG पे मार्क कर दिया, जबकि CG का जमीन से कोई कांटेक्ट ही नहीं है। ये यहाँ सपोर्टेड है, तो जहां सपोर्ट है, जहां एक्शन है, इस पे अपना वेट डाला है इसने, इन दो पे अपना वेट डाला है इसने। यहाँ तो इसका कोई कांटेक्ट ही नहीं है, जहां कांटेक्ट ही नहीं है वो फोर्स आएगा कहां से? फोर्स के लिए लिंक चाहिए, कांटेक्ट चाहिए। यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने फोर्स को मार्क करके, वो मुझे नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, तो ठीक है। हाँ, अगर एक ही रिएक्शन निकालना होता तो एक ही इक्वेशन से, अगर एक यहीं पर मान लीजिए R होता, बाकी ये दो ना होते, तो मैं ट्रांसलेटरी बस लिख दीजिए नंबर 1 फर्स्ट, ये सिस्टम इज सपोर्टेड, सिस्टम इज सपोर्टेड, इट मींस दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम जो भी है ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ये सिस्टम सपोर्टेड है मतलब ये सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। तो नंबर 1 ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम summation of F is equal to 0। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए summation of F is equal to 0। So forces acting, the sum of forces acting vertically upwards is equal to sum of forces acting vertically downwards। जो फोर्सेस वर्टिकली अपवर्ड्स काम कर रहे हैं, सम ऑफ जो फोर्सेस अपवर्ड्स काम कर रहे हैं वो R1 + R2 है, और जो फोर्सेस नीचे काम कर रहे हैं वो 6 + 4 है। तो एक इक्वेशन तो मेरी ये हो गई कि R1 + R2 is 10। कायदे से तो मुझे क्या, अगर ये फोर्स है, अगर ये फोर्स है तो 6 नहीं 6G लिखना चाहिए, और 4 नहीं 4G लिखना चाहिए। तो ये 60 + 40 R1 + R2 हो गया 100 न्यूटन।
अब वो डिपेंड करता है कि उन्होंने R1 और RT की यूनिट्स क्या दी हैं। अगर उन्होंने ऑप्शंस में केजी की बात की है तो आप भी 6 केजी और 4 केजी रहने दीजिए, और ऑप्शंस अगर न्यूटन्स में है, m का mg, ये सिर्फ m है, and m is not a force. If this is a force, this should be a force too, क्योंकि मैं फोर्सेस को फोर्सेस से ही इक्वेट कर सकता हूँ। अगर ये न्यूटन है तो ये भी न्यूटन में होना चाहिए, मास केजी में नहीं होना चाहिए। ये मास 6 केजी है, पर इसका वेट है, जो फोर्स है वो है mg, और ये 4 केजी का जो मास है, इसका फोर्स है, इसका वेट है 4g। जी को अगर मैं 10 मान लूं तो R1 + R2 100 न्यूटन आ गया। ये मेरी एक इक्वेशन है। समेशन ऑफ फोर्सेस इज 0। इससे तो आसान क्वेश्चन ही आया था नहीं 21 में। एक इक्वेशन मेरी बढ़िया आ गई। अब मुझे एक इक्वेशन और बनानी है, और जरूर मुझे पहले से स्टेप्स पता है। ऐसे सभी केसेस में, लीवर के केसेस में या प्लैंक्स के केसेस में, मैं सबसे पहले मोमेंट ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखूंगा, और उसके बाद में रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखूंगा। हाँ, ये इक्वेशन थोड़ी सी टफ लगती है। अच्छा है कि हम सीधे एडवांस्ड केस ही देख रहे हैं। नंबर 2 डाल के लिख दीजिए, फ्रॉम द कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये थोड़ी सी टफ लगेगी आपको, पर बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी एंजॉयिंग है। टाइम दीजिए इसको, सब थियोरी बिल्कुल छोड़ दीजिए, मत पढ़िए थियोरी, और सिर्फ इस पे ही टाइम दीजिए। केवल पूरी थियोरी छोड़ के केवल आपको ये पता है कि भाई हम फोर्सेस इक्वेट करते हैं और मोमेंट्स इक्वेट करते हैं, बस इतना काफी है। फोर्सेस इक्वेट करके एक इक्वेशन बना लिए। आप जिस इक्वेशंस को हम डरते हैं जिसकी वजह से, पूरी फिजिक्स में ये काफी कठिन चीजों में से एक चीज है जो हम पढ़ रहे हैं इस समय। अगर ये आपको समझ में आ जाता है, मतलब ये डेफिनेट है कि आपको बाकी सब भी समझ में आएगा फिजिक्स में। है तो कुछ भी नहीं, पर थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, और 5-10 मिनट में अगर आप इससे फ्रस्ट्रेट हो गए तो फिर आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। और हमें भी उम्मीद तो नहीं थी कि मेडिकल में आएगा ये, शायद कभी भी नहीं आया, एक आध बार आया है वैसे, पर 21 में डाल देंगे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इन्होंने डाला है, आपको कायदे से सीखना ही चाहिए। मोमेंट्स अगर इक्वेट करने हैं तो मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट इक्वेट कर सकता हूँ। ये थोड़ा टफ है, बहुत बार रिवाइज किया जाए। ये अपने आप को डिसीजन सुनाने से पहले कि यार ये समझ नहीं आ रहा, इसको बहुत बार ट्राई किया जाए, कम से कम 5 बार ट्राई किया जाए, एंड देन यू मे सेंड मैसेज टू योर ब्रेन व्हाटएवर यू वांट टू। और जो पहला मैसेज आप ब्रेन में भेजेंगे दैट विल स्टे फॉर लॉन्ग। बहुत मुश्किल होगा उसको ब्रेक करके ये कह पाना कि हाँ अब ये मुझे आता है। तो बड़ा केयरफुल रहिए कि आप अपने आप से क्या बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जब मैं मोमेंट्स ले रहा हूँ यानी टॉर्क्स ले रहा हूँ, तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना बढ़िया रहेगा। हमेशा सेंटर के अबाउट लेना जरूरी नहीं है कि सेंटर के अबाउट लिया जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही लिख दीजिए कि मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस मतलब वेक्टर सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस about any point is 0. Vector sum of moments about all the forces about any point is 0. तो मैं इस सपोर्ट का अगर नाम A रखता हूं और इस सपोर्ट का नाम B रखता हूं, तो मैं कहूंगा कि एक काम करो, अगर तुम्हें R2 निकालना हो ना, सिर्फ मान लो सिर्फ तुम R2 निकाल के एक ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहते हो, ये तो सबसे अच्छा तरीका है कि सारी इक्वेशंस बनाओ और सब सॉल्व करो और फिर आंसर निकालो। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बड़ा फायदा होता है कि आपको सब कुछ नहीं सॉल्व करना होता, उसके बहुत पहले ही आंसर आपको दिख जाता है। जो कहते हैं पेपर लेंथी है वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ सॉल्व किया, पर जो एलिमिनेशन मेथड से काम करता है कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही सॉल्व करे, उसे फिजिक्स कभी लेंथी नहीं लगता। जितना आवश्यक है उतना ही अगर सॉल्व करें तो फिजिक्स का पेपर कभी लेंथी होता ही नहीं। मान लीजिए मैं सिर्फ R2 निकालना चाहता हूं, तो R1 का टर्म मेरी इक्वेशन में आए ही नहीं। उसके लिए जरूरी है कि मैं R1 के अबाउट, इस पॉइंट A के अबाउट मोमेंट्स ले लूं, तो इसके टॉर्क का तो टर्म खत्म ही हो जाएगा। तो एक ही इक्वेशन से मेरा डायरेक्ट R2 आ जाएगा। ये बड़ी प्यारी बात है, बड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं R1 R2 के, और R1 की वैल्यू चारों में सेम, तो इसका मतलब है R1 को निकालने का मत फायदा ही नहीं, सिर्फ R2 की वैल्यू निकालिए सीधे सीधे आप। और R2 की वैल्यू एक ही इक्वेशन से निकाली जा सकती है। ऐसा लिख दीजिए टू कैलकुलेट R2
टू कैलकुलेट R2 वी शुड टेक मोमेंट्स अबाउट A। R2 के लिए हमें अगर R2 कैलकुलेट करना हो तो हमें A के अबाउट मोमेंट्स लेने चाहिए। अब क्या होगा, R1 का टर्म पिक्चर में आएगा ही नहीं। अब थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये फोर्स इधर घुमा रहा है, इस फोर्स को मैं ऐसे बनाऊंगा, इसकी मोमेंट भी ऐसे बनाऊंगा और इसकी मोमेंट ऐसे बनाऊंगा और इसका मोमेंट तो 0 है। अब जरूर हम ये कहते हैं सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स is equal to sum of anti-clockwise moments। एक्चुअली कायदे से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स is equal to sum of anti-clockwise moments। इनमें से कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है ये तो मैं अभी भी नहीं जानना चाहता, पर मैं ये जानता हूं कि इस पॉइंट के अबाउट ये भी इधर घुमाएगा रॉड को, ये भी इधर घुमाएगा और ये जरूर उल्टा घुमाएगा। इस पॉइंट के अबाउट इधर जो फोर्स काम कर रहा है वो नीचे झुकाएगा और इधर जो फोर्स काम कर रहा है वो ऊपर उठाएगा। इसको यहां से घुमा के आर्क दे दो और ए से इसको सर्कुलर आर्क बना दो, तो ये दोनों एक ही सेंस में घुमाना चाह रहे हैं। 6 kg वाला भी नीचे घुमाना चाह रहा है, 4 kg वाला भी नीचे घुमाना चाह रहा है। बस अब ये डिस्टेंस आप ध्यान से निकाल लो, अगर ये 30 है और ये 10 है, ये पूरा तो 70 उसने बोला ही है, तो जरा ध्यान से निकाल लो 6g into 30 minus 10, अच्छा ये सेंटीमीटर में है, चलने दीजिए, प्लस 4g into ये पूरा है 35, सेंटर पे है ना, ये है 35 और ये है 10, तो ये डिस्टेंस है 35 minus 10 is equal to R2 into ये पूरा डिस्टेंस है 60, इधर से 10 है ना, तो ये पूरा डिस्टेंस है 60 और ये डिस्टेंस है 10, तो 60 minus 10, ये इक्वेशन आ जाएगी 6g into 20 plus 4g into 25 is equal to R2 into 50। इस इक्वेशन से डायरेक्टली R2 निकल आएगा आपका। बहुत ही प्यारा डिस्कशन है, पर हाँ हमें इसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता, हम पर्याप्त समय देते ही नहीं है इसको। ये काफी टफ भी है, काफी एडवांस्ड है, काफी हद तक तो इसको लोगों ने छू लिया है 21 के नीट में। मैं फिर से समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए, मुझे ये तो नहीं पता किसका मोमेंट क्लॉकवाइज है और किसका एंटी क्लॉकवाइज है, उसमें मुझे दिमाग नहीं लगा, पर जो ये दो कर रहा है उसका उल्टा ये कर रहा है। ये दोनों मिलकर रॉड को नीचे लाना चाह रहा है और ये अकेला रॉड को ऊपर ले जाना चाह रहा है, तभी ये रॉड संभली हुई है। 6 इधर सपोर्ट है, 6g का फोर्स भी इधर रॉड को घुमा रहा है, 4g का भी फोर्स इधर रॉड को घुमा रहा है और R2 जो रिएक्शन है वो फोर्स इधर घुमा रहा है। आपको तो पता है, यहाँ से जो सीधी लाइन निकली थी उसको सर्कुलर आर्क दे दीजिए और उसकी तरफ मोड़ दीजिए, जहां जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क ले रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट्स ले रहे हैं। तो 6g into ये डिस्टेंस जरा निकालने में, ये डिस्टेंस अगर वो डायरेक्ट दे देता तो मेरे को थोड़ा ये कम लगता है, इरिटेटिंग। इसको पहले सवाल में तो कम से कम ये डिस्टेंस बराबर देने चाहिए थे, पहले मुझे सारे ध्यान से ये कैलकुलेशन से डिस्टेंस मुझे पहले ही लिख लेने चाहिए थे, तो ये काम मेरा और मैकेनिकल हो जाता। अभी मुझे साथ साथ ये डिस्टेंस का भी डिसीजन लेना पड़ा। अगर ये पूरा ये फोर्स 30 सेंटीमीटर पे 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड के डिस्टेंस पे 60 का फोर्स काम कर रहा है और ये फलक्रम 10 सेंटीमीटर पे, सपोर्ट 10 सेंटीमीटर पे, तो 30 - 10 ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगी। इधर इसकी टॉर्क अगर लूंगा यानी इसका मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, ये पूरा रॉड का मिड पॉइंट 35 पे और ये यहां से 10 पर है, मुझे इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें इरिटेट करता है, हमें इसे सीक्वेंस में करना चाहिए था, पहले सारे डिस्टेंसेस निकाल लेने थे। अब मैं इक्वेशन भी बनाता जा रहा हूं और डिस्टेंसेस भी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करते जा रहा हूं, तो मेरा इरिटेशन बढ़ना लाजमी है। इसका यहां से डिस्टेंस है 35 - 10 यानी कि 25 और इसका यहां से डिस्टेंस है इस पॉइंट से, मैं इसके अबाउट सपोर्ट ले मोमेंट्स ले रहा हूं, ये फोर्स है R2 और इसका यहां से डिस्टेंस है 60 - 10, पूरा 70 था, 10 ये माइनस कर दो और ये 10 माइनस कर दो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 है। डिस्टेंसेस आपको पहले निकाल लेने चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे A के अबाउट मोमेंट्स लेने चाहिए, तो हर फोर्स के A के अबाउट पहले डिस्टेंसेस निकाल लें।
इसका यहां से डिस्टेंस निकाल लें, इसका यहां से डिस्टेंस निकाल लें और इसका यहां से डिस्टेंस निकाल लें, ताकि यहां ज्यादा दिमाग की एप्लीकेशन ना हो, यहां सिर्फ इक्वेशन लिखने का मैकेनिकल काम हो। जितने आप स्टेप्स पहले कर लें लिखित में, मन में नहीं, लिख कर, आपको बोलना चाहिए कि टॉर्क ऑफ 6G प्लस टॉर्क ऑफ 4G। पहला स्टेप तो मेरा ये होना चाहिए था, पहला स्टेप तो मेरा ये होना चाहिए था कि सारे डिस्टेंसेस को क्लियरली लिख लूं। फिर मुझे ये बोलना था टॉर्क ऑफ 6G प्लस टॉर्क ऑफ 4G इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ R2। पहले मुझे डिस्टेंस मार्क करने चाहिए थे 30 - 10, ऐसा नंबर 1 लिख दीजिए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, स्टेप्स में जितना आप ब्रेक करेंगे सवाल को आपके लिए उतना इजी हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, mark the distances of all the forces. Mark the distances of all the forces from A। 6G का डिस्टेंस A से लिखिए, 4G का डिस्टेंस A से लिखिए और R2 का डिस्टेंस A से लिखिए। और सब सेंटीमीटर में अगर हैं तो चलेगा, ऑल में भी इन सेंटीमीटर, सारे डिस्टेंस सेंटीमीटर में चलेंगे, उन्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात लिख दीजिए नंबर 2, राइट वन सच इक्वेशन। राइट वन सच इक्वेशन, इसका दिमाग लगा, पहले दिमाग लगा लीजिए कि टॉर्क ऑफ 6G प्लस टॉर्क ऑफ 4G इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ R2। अब जितना डिसीजन मेकिंग का काम था ना वो अपन अलग से कर लिया। अगर साथ साथ करेंगे ना, अगर साथ साथ करेंगे तो ये तो कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। स्टेप नंबर 1, आप खाली डिस्टेंसेस, सवाल जब आपको ऐसे दिखे तो आप पहले सिर्फ डिस्टेंसेस पे लगे रहें, चाहे आपको 10 मिनट लग जाए। पहले तो ये डिसाइड करिए कि R2 निकालना है कि R1 निकालना है। अगर R1 चारों ऑप्शन में सेम है मतलब आपको R2 निकालना है, तो R1 जिस पॉइंट से गुजर रहा है उसके अबाउट टॉर्क ले लें, ताकि इक्वेशन में R1 का टर्म आए ही नहीं। इक्वेशन में R1 का टर्म आना ही नहीं चाहिए। सारे डिस्टेंसेस ले लें उसके बाद। और नंबर 3, फिर आप ये क्लियरली डिसाइड करें कि भाई जो भी इसके टॉर्क पे जिस तरफ में ये घुमाना चाह रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी घुमाना चाह रहा है, और ये उल्टा घुमाना चाह रहा है, तो इसकी टॉर्क प्लस इसकी टॉर्क इज इक्वल टू इसकी टॉर्क। अब डिसीजन मेकिंग सारी हो चुकी है, उसके बाद आपको एक मैकेनिकल काम बचेगा। आप इक्वेशन लिखने का मैकेनिकल काम और डिसीजन लेने का इंटेलिजेंट काम, लॉजिक का काम साथ साथ ना करें, लॉजिक के काम को अलग से करें और लास्ट में मैकेनिकल काम करें। स्टेप्स में करेंगे, सीक्वेंस में करेंगे और लड़ेंगे इस सवाल से, तो आप इसे जरूर सीखेंगे। और अगर ये सीख चाहते हैं तो फिर समझ जाइएगा कि फिजिक्स आपके लिए इट कैन बी एडवांटेजेस, यू कैन टर्न इट इनटू योर एडवांटेज। सभी लोगों के लिए फिजिक्स फोबिया है, और है भी इस लायक सब्जेक्ट। अगर इस लेवल पे पेपर आ रहा है तो हाँ, फिजिक्स फोबिया हो सकता है, नेचुरल। जो नीट 2020 का पेपर था उसमें तो फोबिया जैसी कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि कहीं भी लॉजिक लगाने ही नहीं थे, सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना था। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस में लॉजिक लगानी पड़ी है। पूरा का पूरा पेपर उन्होंने उठा के पलट डाला, वही इसलिए कि गूगल पे आपको उसके जवाब ना मिले, केवल उस कारण से। तो उम्मीद तो यही की जाती है कि ऐसे ही क्वेश्चन फिर से आएंगे जो आपके गूगल पे आपको ना मिले, नए क्वेश्चन बनाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट यही होंगे, पर एग्जैक्ट वही फॉर्मेशन गूगल पे नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है जो गूगल पे ना हो। क्वेश्चन उन्होंने बनाया, डेटा चेंज किया और उसको गूगल पे खुद ही डाल के चेक कर लिया कि उसका जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नकल रोकने के लिए उन्हें ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, इस तरह से इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सर रहा। स्टेप 3 क्या था? एक चीज आपको बता रहा हूँ कि आपने सारी लेंथ सेंटीमीटर में लीजिए तो एलएचएस की लेंथ और आरएचएस की लेंथ के सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, वो कन्वर्जन्स की जरूरत नहीं है। वो आप लिख लीजिए एक बात कि इफ term of length is on LHS as well as on RHS identically, अगर लेंथ का टर्म LHS में भी है और RHS में भी है identically, then there is no need of conversion। कर लें, अगर आपका मन नहीं मान रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो कर लें। सारी लेंथ सेम यूनिट में होनी चाहिए, सारी लेंथ सेम यूनिट में होनी चाहिए, इसलिए लेंथ को सेंटीमीटर में ही रहने देंगे तो भी चलेगा। आपका अननोन है एक फोर्स, तो सेंटीमीटर सब तरफ से कैंसिल हो सकता है। एंड कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो तरीका तो यह है कि आप सब कुछ SI यूनिट्स में ले जाइए, सारी लेंथ को मीटर्स में ले जाइए एंड देन फील सेफ। हाँ, पूछिए किसको क्या पूछना है।
सर स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 में तो यही था। स्टेप 1 तो कायदे से मैंने लिखवाया ही नहीं। स्टेप 1 ये था कि आप ये डिसाइड करें कि टॉर्क मोमेंट्स किस पॉइंट के अबाउट लेने हैं, ये मैंने नहीं लिखवाया। स्टेप 1 है कि डिसाइड द पॉइंट अबाउट विच मोमेंट शुड बी टेकन। ये थोड़ा लॉजिक का काम है। अगर आप R2 निकालना चाहते हैं तो जिस पॉइंट से R1 एक्ट कर रहा है उसी के अबाउट टॉर्क ले लीजिए। ये पॉइंट मैंने नहीं लिखवाया। स्टेप 2 ये है कि आप सारे डिस्टेंसेस को क्लियरली लिखें, बाद के लिए ना छोड़ें, पहले डिस्टेंसेस लिख लें। हर फोर्स का ए के अबाउट ए से डिस्टेंस क्लियर लिख लें। और स्टेप 3 ये था कि टॉर्क ऑफ एक फोर्स, टॉर्क ऑफ वन फोर्स प्लस टॉर्क ऑफ सेकंड फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ 3 फोर्स। जो भी फोर्सेस हैं, सारे क्लॉकवाइज फोर्सेस के टॉर्क इज इक्वल टू सारी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। स्टेप नंबर 1 ये था कि डिसाइड पॉइंट about which moments are to be taken. Step number 2 था distances, और स्टेप नंबर 3 ऐसा था। ये पॉइंट्स हैं, स्टेप वाइज करिए तो डेफिनेटली ये सवालों का डर आपको नहीं डेवलप हो पाएगा। ये बहुत ही कठिन सवाल है और यूजुअली 90% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये बहुत ही इरिटेटिंग सवाल है क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इसमें सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत है। डिस्टेंसेस में तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, पर हम अलग से डिस्टेंस पहले लिस्ट बनाते ही नहीं है, हम सब साथ साथ करते हैं। अगर आप डिस्टेंसेस की लिस्ट पहले से बना लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। फिर आपको केवल ये देखना पड़ेगा कि भाई जो ये कर रहा है वो ये कर रहा है और ये उसका उल्टा कर रहा है, तो बस ये प्लस ये इज इक्वल टू ये। अगर मैं R2 के अबाउट टॉर्क लेता ना तो एक फोर्स यहाँ था, एक फोर्स यहाँ था, और पता नहीं ये 4G था, ये 6G था, एक R1 होगा। हाँ सॉरी, ठीक है, सर्वर R1, एक R1 होगा, बिल्कुल सही। और ये R2 है यहाँ से। तो अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क लेता ना तो ये यहाँ काम करता, ये यहाँ काम करता और ये यहाँ काम करता, फिर से वही आता। इसकी टॉर्क प्लस इसकी टॉर्क इज इक्वल टू इसकी टॉर्क। ये सबसे ज्यादा टफ है। ये इक्वेशन बना पाना थोड़ी सी टफ है, पर 4 5 6 सवाल जब तक आप इसे ना कर लें तब तक आप ये अपने आप को मैसेज ना दें कि यार दिस इज समथिंग इडियोटिक और ये मुझसे नहीं होगा। और अगर डिसाइड करते भी हैं कि ये इडियोटिक है तो सिर्फ इसी को इडियोटिक बोलें, ये मत बोलें कि तो पूरा चैप्टर ही बेकार है। शुरू में आपको एक छोटी सी चीज इरिटेट करती है, शुरू में तो आप यही कहते हो कि ये चीज बेकार है, फिर आप कहते हो पूरा चैप्टर बेकार है, फिर आप धीरे धीरे कहते हो पूरी फिजिक्स ही बेकार है। और ये डिसीजन लेने में आप ज्यादा टाइम नहीं लगाते, यू आर टू विलिंग टू टेक दिस डिसीजन वेरी क्विकली, और उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एक बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट को, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट को आप खुद रोज कहते हो कि ये मुझसे नहीं बनेगा, तो ब्रेन डिसाइड कर चुका है नहीं बनेगा, तो फिर अचानक से ऑल में जाके सिवाय नेगेटिव के और कुछ नहीं होगा। चलिए बस एक लास्ट एग्जांपल हम और करते हैं, एग्जांपल 7.9। ये खैर और भी हाई लेवल का सवाल है और यूजुअली तो मैंने नहीं कराता हूँ, मैं इसे जेई एडवांस मान के हमेशा छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करके देख लेता हूँ। 7.9 कहता है थिंग, हालांकि मेडिकल में आए तो हैं ये क्वेश्चंस, मेडिकल में पहले आए तो हैं और अब एनसीईआरटी में दिया है, तो हम गारंटी से मैं नहीं कह सकता कि नहीं आएगा, पर हाँ मैं इसे नॉट इम्पॉर्टेंट लिखवाने की दम रखता हूँ, इस पर मैं लिख दूंगा नॉट इम्पॉर्टेंट। मेडिकल के लिए डेफिनेटली नॉट इम्पॉर्टेंट, जेई मेन के लिए आ सकता है। कहता है 3 मीटर लॉन्ग लेडर है, इसका वजन 20 kg है, लीन्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल, its feet rest on a floor 1 meter from the wall as shown, find the reaction forces of the wall and the floor। तो काफी इसमें लिख दीजिए एडवांस्ड और लिख दीजिए नॉट इम्पॉर्टेंट, ये एडवांस केस है। हालांकि है बड़ा एंजॉयिंग, जिन्हें मजा आता है उन्हें बहुत मजा आएगा, they will feel challenged। ये लेडर है, इसकी लेंथ इन्होंने 3 मीटर दी हुई है, तो बड़ा ही प्यारा है, तो बड़ा ही एंजॉयिंग, बड़ा मस्त सवाल है ये। सी और डी तो मुझे दिख रहे हैं, मुझे पॉइंट सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, डी दिख रहा है। अच्छा इधर पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है
ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, नहीं ये पॉइंट बी है, और रॉड का जो सेंटर है वो लेडर का सीडी है, तो जो पॉइंट है वो डी है। अ थिन लॉन्ग 3 मीटर लॉन्ग लेडर, ये डिस्टेंस 3 मीटर है, शायद पता नहीं लेडर का वेट शायद अलग से नहीं दिया है। अच्छा वेइंग 20 kg, तो इसका जो 20 kg वजन है वो तो यहीं से काम करेगा। वेइंग 20 kg एक्ट्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल, यहाँ पे म्यू 0 है, वॉल जो है वो फ्रिक्शनलेस है, एंड इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये जो एसी डिस्टेंस है 1 मीटर। फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर, इस रिएक्शन को मैं डायरेक्टली, इस रिएक्शन को मैं R1 कह रहा हूं और इस रिएक्शन को मैं R2 कह रहा हूं, और मैं एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दी हुई है मैं उसकी बात नहीं कर रहा आपसे, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, सीधे यही बात केवल की जाए जो मैं कर रहा हूं, बड़ी आसान है। इनिशियली डेफिनेटली 4 5 6 7 8 बार तक भी आपको इरिटेटिंग लग सकती है, बट दिस इज सर्टेनली वेरी एंजॉयिंग। अगर आप में इतना पेशेंस है कि आप इसे 7 8 बार ट्राई करने के पहले अपने आप को मैसेज ना दें तो आपको मजा आएगा, इन्हीं में तो असली मजा आता है। इन सवालों को सीख लेने का यह फायदा है कि कभी आप कितने भी डिप्रेस्ड हो, कितने भी डिप्रेस्ड हो, अगर आपको अपना मूड ठीक करना है, पढ़ाई से ही डिप्रेस्ड है आप, और पढ़ाई में ही अपने आप को वापस कॉन्फिडेंस लाना है, तो इस जैसे एक आध क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपको इंस्टेंटली एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इनको सीखना बड़ा आवश्यक है। अगर ये आपने सीख लिया तो मूड ठीक करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। या तो तरीका है कि उठा के PYQ कोई सॉल्व कर डालिए फिजिक्स का, 5 6 7 8 क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, या आपको ऐसा दमदार 1 2 क्वेश्चन ले लीजिए, एकदम आपको लगेगा कि नहीं यार अपन बेवकूफ नहीं। टिपिकली जिस भी दिन आप टेस्ट देंगे उसी दिन आपको डिप्रेशन होगा। हर रिजल्ट के बाद बुरा लगता ही है कि मैं ये भी कर सकता था, मुझे ये भी आता था। उन सबको सोचने का कोई मतलब नहीं है। मूड ठीक करना हो तो इससे बढ़िया कोई दवाई है ही नहीं। इसको सीखेगा जरूर, मजा आएगा। पहला तो मैं जरूर, अब ये लेडर रेस्ट पर है, मतलब ना तो कहीं ये ट्रांसलेट कर रही है और ना ये घूम रही है, पलट रही है। कभी कभी तो लेडर ऐसे पलट जाती है और कभी कभी पूरी पीछे सरक जाती है। मैं यहाँ चढ़ा और सीढ़ी इधर सरक गई, तो ना तो इसमें ट्रांसलेशन है और ना रोटेशन है। होता तो सवाल जिक्र करता, नहीं जिक्र किया, इसका मतलब ना ट्रांसलेशन है ना रोटेशन है। तो पहली इक्वेशन तो मैं लिखता हूं समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। उसमें मैं देख रहा हूं कुछ फोर्स हॉरिजॉन्टल भी है, ये फोर्स, ये अच्छा यहां से एक फोर्स और आएगा, नहीं तो हाँ मैंने देखो वर्टिकल फोर्सेस की मैं समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 लिखता हूं। समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 लिखता हूं तो मैं R2 को, इससे मैं R2 को 20G लिख तो सकता हूं। ये R2 है और ये 20G, ठीक, बढ़िया, सही है। अब मेरे को यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स भी दिख तो रहा है। रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन आता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। उसने टोटल रिएक्शन मांगा है पर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। चलिए खाली वैसे नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। अब क्या इधर से अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर R1 है तो इधर भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो होना चाहिए था, नहीं तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम होगा नहीं। तो समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 से मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे एक फोर्स और जरूर है और वो फ्रिक्शन का है। जिसने इस पे तो बोला है कि फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब यह फ्रिक्शन है, तो जरूर ये फ्रिक्शन का फोर्स है, जरूर ये फ्रिक्शन का फोर्स है F। और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए F इज इक्वल टू R1। यहाँ पे जमीन से एक फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन, जमीन से एक फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन और जमीन से एक फोर्स आएगा फ्रिक्शन। भाई एक्सपेक्टेड मोशन तो यही है कि पूरी ये पीछे स्लाइड करेगी और पीछे स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन इसको आगे इस पे एक्ट करेगा। और अगर ये मैं नहीं मार्क करता तो मैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम के तो मेरे पास जवाब है कि ये अपवर्ड इज इक्वल टू ये डाउनवर्ड्स, पर टुवर्ड्स लेफ्ट इज इक्वल टू टुवर्ड्स राइट भी तो होना चाहिए था। टुवर्ड्स लेफ्ट तो मुझे फोर्स दिख रहा है, टुवर्ड्स राइट नहीं दिख रहा, तो मैंने समझ में आया कि भाई मैंने एक फोर्स छोड़ दिया, ले लो उसको, हो गया। अब मैं टॉर्क को इक्वेट कर रहा हूं। अब सबसे खतरनाक इक्वेशन ये है, इक्वेट टॉर्क्स। तो डिसाइड करते हैं किस पॉइंट के अबाउट, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं। ए से 2 फोर्सेस गुजर रहे हैं तो अबाउट ए ले लेता हूं। इक्वेट टॉर्क्स अबाउट ए, ये हम पढ़ चुके हैं कि जहां से ज्यादा फोर्सेस गुजर रहे हो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क्स को इक्वेट कर दीजिए। ये हमने सीख लिया तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पर हाँ बहुत टफ है, आज तक किसी भी चीज को मैंने इतना टफ नहीं कहा, बहुत टफ है इनिशियली।
और जितना आज टफ है उतना ही कल को ये मजेदार होगा। आप कंपेयर कीजिएगा अपने क्लास के टॉपर्स से, आप शायद हो सकता है उनसे कंपेरेबल ही रहें, पीछे तो नहीं रहेंगे। ये हर किसी को नहीं आता, सब छोड़ देते हैं, अवॉइड ही करते हैं। जरा सा लड़के तो देखिए, आपको उसके डिविडेंड्स मिलते रहेंगे लगातार। जिस दिन मूड खराब होगा उस दिन ये क्वेश्चन किसी दोस्त से डिस्कस करके देख लेना, आपको समझ में आएगा कि आप गधे नहीं हो गई। 2-4 गलतियां, वो नहीं आए मार्क्स, पर अगर ये सवाल आपको आता है तो इससे बढ़िया दवाई नहीं है, इससे बढ़िया दवाई नहीं है। कॉम्पिटिटिव नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इस क्वेश्चन से बढ़िया दवाई कोई नहीं है मूड ठीक करने का। पढ़ना तो है, मूड खराब है, डिप्रेशन है, अंदर से उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही, पर पढ़ना है, रुकना तो है ही नहीं। 12th में जब आप एग्जाम के बहुत करीब आते हैं तो आप ये सिचुएशन को ज्यादा फेस करते हैं। अब भाई बड़ा मजा आने वाला है। ये एक इक्वेशन हो गई मेरी, ये एक इक्वेशन हो गई मेरी। अब मैं एक अबाउट टॉर्क्स इक्वेट कर रहा हूं, तो R2 की टॉर्क और F की टॉर्क तो छोड़ ही दीजिए। अब मैं जरूर, पहला मेरा पॉइंट हो गया, मैं टॉर्क किसके अबाउट ले रहा हूं, A के अबाउट। दूसरा हो गया, अब जरा मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लिखूंगा। तुम पहले तो डिस्टेंसेस ही मार्क कर सकते हो, कायदे से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो तो बहुत अच्छा है। इस डिस्टेंस का ये पूरा शायद उसने 3 मीटर दिया है, ये 3 मीटर दिया है और ये 1 मीटर दिया है, तो ये अगर 1 मीटर है तो ये 1.5 मीटर है। मेरे को इस फोर्स की बात नहीं करनी, इस फोर्स की बात नहीं करनी, बस एक इस फोर्स की बात करनी है और एक इस फोर्स की बात करनी है। और इसकी लाइन ऑफ एक्शन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पूरा भाई ये फोर्स है वर्टिकल, ये फोर्स है वर्टिकल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल। ये फोर्स है वर्टिकल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा हॉरिजॉन्टल। ये पूरा डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस 1.5 मीटर है। एक मेरी शानदार काम हो गई। उसके बाद भाई ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स है हॉरिजॉन्टल, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा वर्टिकल। रुक जाइए एक मिनट। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा वर्टिकल, और फिर अगर ये 3 है और ये 1 है तो ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ये √3² - 1² है, ये √8 है। शायद ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस √8 है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, फिर आप मुझसे बात कीजिएगा। मुझे इस फोर्स का पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि टॉर्क लेने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ता है ना। फोर्स तो ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे ये चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो फोर्स वर्टिकल है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। इसकी लाइन ऑफ एक्शन आगे पीछे बढ़ाइए और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, और अगर ये पूरा 1 मीटर है, ये पूरा 1 मीटर है तो ये 0.5 मीटर आएगा। सॉरी 1.5 मीटर नहीं, ये 0.5 मीटर आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे, इसमें आप ब्रैकेट में लिख दीजिए if force is vertical, then perpendicular distance is equal to horizontal, and if force is horizontal, then perpendicular distance is vertical. ये जो फोर्स है वर्टिकल है, आप ए से इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, और ये पूरा 1 मीटर है, 0.5 मीटर है। ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, इसको आगे पीछे बढ़ाइए और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अगर ये 3 है और ये 1 है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालता हूं, जो कि 9 - 1 √8 आएगा। ये मैंने डिस्टेंसेस की लिस्ट बना ली। हाँ बोलिए। नहीं सर, वही 0.5 बोल रहा था। हाँ 1 का ये आधा है, 0.5 है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से गलतियां हो जाती हैं। डेफिनेटली तो सॉल्व करने में मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूं। पेपर हॉल में तो सभी घबराते हैं, मैं टीचर जो है बोर्ड पे घबराता है। पॉइंट 3 जो है ना भाई साहब, वो ये होगा कि टॉर्क ऑफ, इसकी टॉर्क कहाँ ही इधर आए। अब तो जरूर अगर दो ही फोर्सेस हैं तो इसकी टॉर्क और इसकी टॉर्क जरूर एक दूसरे को कैंसिल कर रही होगी। अब टॉर्क ऑफ 20 इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ R2, ये मेरी तीसरी इक्वेशन है, R1। तो ये इक्वेशन क्या है मालूम? असली इक्वेशन है। एक इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन आ चुकी है, अब फाइनली इक्वेशन आ रही है। ये सब बीच में सब फालतू कचरा था, मैं धीरे धीरे डायरेक्ट लिख पाऊंगा।
20 की जो टॉर्क है ना भाई साहब, वो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है 20g इनटू 0.5, ये है फोर्स और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसकी टॉर्क आएगी, ये है फोर्स और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है r1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है √8, √8 है 2√2, 2 इनटू 1.414, 2.82 हो जाता है। अगर उसने R1 न्यूटन में दिया है तो फिर आप इसे 20 नहीं 20g लीजिएगा भाई। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में लीजिए, और अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में आ जाएगा। इसे आप न्यूटन में डालोगे तो अपने आप न्यूटन में आ जाएगा। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, 1.41 खाली लिखना काफी है। √8 आपको निकालते आना चाहिए और √2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, वो आपको याद होना चाहिए। खैर इस तरह से आप इसे पूरा अब आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा कि ए के अबाउट टॉर्क लेता हूं क्योंकि यहाँ दो फोर्सेस गुजर रहे हैं, है ना। पहले तो मैंने शायद ये डिसाइड किया कि यहाँ ए के अबाउट टॉर्क लेना है क्योंकि इस पॉइंट से दो फोर्सेस गुजर रहे हैं। दूसरा फिर मैंने कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकाल लेता हूँ, तो अब एक फोर्स ये बचा और एक फोर्स ये बचा। ये वर्टिकल फोर्स है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल है, जो कि मैंने ये निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। फिर मैंने कहा इसकी टॉर्क और इसकी टॉर्क जरूर इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए। इसकी टॉर्क इस तरफ लाएगी, इसकी टॉर्क इस तरफ लाएगी, इसी से जोड़ दो इसको घुमा के, और इसको ऐसे घुमा के जोड़ दो। जरूर इसका टर्निंग सेंस और इसका टर्निंग सेंस उल्टा है, और टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 20g इनटू 0.5 इज इक्वल टू r1 इनटू ये डिस्टेंस। इसको जो भी हम सॉल्व करेंगे इससे मेरा डायरेक्ट r1 निकल आएगा, और r1 निकल आएगा तो मेरे को f मिल जाएगा। और अच्छा r2 तो मेरा पहले ही निकल के आ चुका है, R2 तो मेरा पहले ही निकल गया था 200 न्यूटन। R1 आज मैंने निकाल लिया तो उससे मेरे को F मिल गया। और जमीन का जो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, जमीन का उसने कहा रिएक्शन, जो टोटल रिएक्शन है ना जमीन का जो टोटल रिएक्शन है वो R2² प्लस F²। जमीन पे जमीन ने दो फोर्सेस लगाए हैं लेडर पे, और कायदे से F और R2 का ये जो रिजल्टेंट है ये जमीन का रिएक्शन, यही उसने एनसीईआरटी में डायग्राम में दिखाया है। इसकी हम बहुत बाद में बात करें, ये आपसे खैर कोई पूछेगा नहीं शायद। जमीन का ये कारण रिएक्शन है और जमीन का ही कारण फ्रिक्शन है, तो जमीन का जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है एक्चुअली, जिसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, वो एक्चुअली यहाँ कहीं आएगा इन दोनों के बीच में। ये डायग्राम में उसने एनसीईआरटी में बनाया है, इसे आप शुरू में इग्नोर कर दें, ऐसे ही केवल करें जैसे मैंने दिखाया है, तो आप सीख पाएंगे। इसको मैं पूरे 11th में किए जाने वाले, शायद अगर 2 टफ डिस्कशन है या 3 टफ डिस्कशन है पूरे 11th में किए जाने वाले, तो उनमें से एक ये डिस्कशन मानता हूं। एक इक्वेशन फोर्स F समेशन ऑफ Fy लीजिए, वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, इनको इक्वेट करिए। समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 इक्वेट करिए। अगर एक फोर्स ये है तो दूसरा फोर्स मेरा छूट गया था, जरूर वो फ्रिक्शन आएगा। ये हो गया। और असली चीज है कि एक अबाउट टॉर्क लीजिए, अब दो ही फोर्स बचे, इसकी टॉर्क और इसकी टॉर्क को इक्वेट कर दीजिए। अब ये इक्वेशन आपको पहले R2 दे चुकी है, R1 आपने यहां से निकाला, उसे यहां डाल दीजिए, R2 मिल गया और F मिल गया, और R2² प्लस F² से आपको यहाँ पर A पे रिएक्शन मिल जाएगा। A पे रिएक्शन कायदे से इसे कहेंगे। So that is all about the theory and the numericals on principle of moments। बहुत ही प्यारा डिस्कशन है, दम लगाइए जरूर। इससे पहले कि आप ये डिसाइड करें कि ये मुझसे नहीं होगा, जरूर इसे 4, 5, 6 बार प्लीज ट्राई करिए। उसके पहले आप हिम्मत मत हारिए, ये आपकी दवाई बनेगी आगे चल के। आप रोज अपने आप के अंदर जहर तो घोल रहे हैं, बोल के कि मुझसे ये नहीं बनता, मुझसे वो नहीं बनता, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, ब्रेन को ये नेगेटिव मैसेज दिए चले जा रहे हैं। यही मैसेज तो फाइनली एंजाइटी में कन्वर्ट होते हैं। थोड़े पॉजिटिव मैसेज अगर आप देना, दवाई बनाना चाहते हैं, कभी ये दवाई काम आएगी, ये सवाल आपकी दवाई है। और आज तक जितनी भी फिजिक्स पढ़ाई गई है आपको 11th में, उसमें ये टफेस्ट डिस्कशन है। बाय बाय, गुड लक।